क्या अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा में ये तीन ग्रह आते हैं, तो भी ये टाइम अच्छा होगा या डेट ठीक होगी, ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा होता नहीं है सब में? एक्चुअली जब आप डीबीए की बात करेंगे, दशा और भुक्ति अंतर की, तब एक्चुअली हमें जो दशा है उसको अलग से देखना है और अंतर को अलग से देखना है और भुक्ति को अलग से देखना है। तीनों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अब दशा में से किसी भी शुक्र की होगी वही दिवे, तो शुक्र अपने आप में एलिजिबल हो जाता है, वो भाव नहीं आ रहे हो तभी भी। अच्छा, क्योंकि उसका कारक है इसीलिए। हाँ, बाकी कोई एलिजिबल नहीं होता मगर। ओके, ओके, थैंक यू। सो फाइनल प्रेडिक्शन जो है वो दशा, भुक्ति और अंतरा को देख के देना पड़ेगा। जी, अभी सर मैं आज एक इसको नौकरी और उससे कारोबार से रिलेटेड एक मैं केस डिस्कस करूंगा। इसमें मैं ये चीजें आपको क्लियर करता जाऊंगा कि हमें किस तरीके से देखना है। ओके, थैंक यू। तो उसमें अभी तक जो हमने किया है उसका आपको एक थोड़ा ब्रीफ मिल जाएगा कि हम कोई भी प्रेडिक्शन देना चाहें। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमें करनी है, पर आप रफली आज इस लायक होंगे कि हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बता पाएंगे जरूर कि प्रॉमिस है या नहीं, या इन दशाओं में ये काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हमको किस तरीके से देखना है, आज मैं एक केस डिस्कस करूंगा नौकरी और व्यवसाय से रिलेटेड। उसी तरीके से हम सारी चीजें देख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे 12 भाव हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो कौन सा हाउस किस काम से रिलेटेड होता है, फिर हम किन चीज़ों को किस तरीके से देखेंगे, वो हम कमिंग क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो मैं एक केस लेके चलूँगा वो केस लेके चलूँगा रिलेटेड टू जॉब एटसेट्रा। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली जो लोग आना था आ चुके हैं। तो सभी लोग म्यूट कर लें, यदि पूछना है तो मैं कहूँगा तब आप ऑन करना, तो नहीं तो फिर जो आपके पास मैं वीडियो भेजता हूँ उसमें काफ़ी डिस्टरबेंस आता है। तो अपना म्यूट रखें खुद ही, और जब हम लोग मैं पूछ लूँगा एंड में क्या आपको पूछना है, तो उस टाइम आप अपना माइक्रोफोन स्टार्ट कर लेना। तो ये एक प्रेजेंटेशन है यहाँ पर जो मैं केस करने वाला हूँ, और ये हम केस करेंगे रिलेटेड टू प्रोफेशन। कृष्णमूर्ति ज्योतिष से हम नौकरी और कारोबार किस तरीके से देखेंगे, ये कंप्लीट केस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। इससे रिलेटेड सारी बातें मैं बताऊंगा, इन्हें आप नोट भी कर सकते हो कि हमें जॉब से रिलेटेड जब देखना है तो हम किस तरीके से देखेंगे। हालांकि इसमें और 2-3 क्लासेस लूंगा मैं बाद में, पर अभी मैं एज ए केस स्टडी से बता रहा हूँ कि हम केपी में किस तरीके से तो प्रॉमिस देखेंगे, किस तरीके से हम दशा, भुक्ति और अंतरदशा को लगाएंगे, और किस तरीके से हम पॉइंट पिन पॉइंट कर पाएंगे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को जॉब करेगा या वो व्यापार करेगा, और करेगा तो कौन सा कारोबार करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कृष्णमूर्ति केपी के हिसाब से कोई भी पर्सन नौकरी करेगा या कारोबार, वो उसके लिए फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैं जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किए थे। उसमें 11th हाउस मैंने नहीं लिखा था, मगर 11th हाउस भी आप नोट कर लें। नौकरी के लिए जो भाव होते हैं, जैसे मैरिज के लिए मैंने बताया था 2, 7, 11, तो जॉब के लिए जो इंपॉर्टेंट भाव है नौकरी के लिए, नॉट फॉर प्रोफेशन, नौकरी के लिए भाव होंगे 2, 6, 10, 11। इसमें छठा भाव सबसे इंपॉर्टेंट है नौकरी के लिए। 6th हाउस को एक्चुअली सर्विस का हाउस भी बोलते हैं। ऐसे ही कारोबार के लिए यदि वही पर्सन यदि कोई अपना बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, तो उसमें 6 को हम रिप्लेस कर देंगे 7 से। तो कारोबार के लिए जो हाउसेज हैं वो हैं 2, 7, 10, 11। तो जब हमें जॉब देखना है उसके लिए 2, 6, 10, 11, और कारोबार देखना है उसके लिए, नमस्कार मैम, कारोबार के लिए जो देखना है वो है 2, 7, 10, 11। अब इसमें देखिए जो भाव हैं उनका क्या मतलब है, वन बाई वन मैं बताता हूं। सेकंड भाव, दूसरा भाव, इसे माइंड में बिठा लें अभी से, क्योंकि हम जब केपी में बार बार बात करेंगे तो दूसरे भाव को हम नॉर्मल वैदिक में भी धन भाव बोलते हैं। इसको हम
फैमिली से भी रिलेट करते हैं, मगर जब हम नौकरी और कारोबार की बात करेंगे तो सेकंड हाउस को हम धन संचय और बैंक अकाउंट से रिलेट करेंगे। सेकंड भाव का जो मनी होता है, धन होता है, धन तो कई भाव रिप्रेजेंट करते हैं, मगर सेकंड भाव की जो मनी आपके पास आएगी वो मनी होगी जिसे आप इजीली लिक्विडेट कर पाए। लिक्विडेट करने का मतलब यह है कि आपने एक्चुअली वेल्थ क्रिएट की अपनी, आपने प्रॉपर्टी ले ली, मकान ले लिए आपने और जमीन ले ली, इस तरीके की एक वेल्थ है। एक आपकी दूसरी वेल्थ है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपने एफडी कर ली, या आपके घर के अंदर कैश पड़ा हुआ है, या घर के अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है। तो दोनों वेल्थ में बहुत डिफरेंस है कि जो आपने यदि मकान, शॉप वगैरह ली हुई है, लैंड ली हुई है, तो उसमें परेशानी क्या आने वाली है कि आप उसे इमीडिएटली लिक्विडेट नहीं कर सकते। आपके पास कितनी भी लैंड है तो यह नहीं है कि आप अभी बाजार में गए और जाके आप कैश ले आए बदले में, उसे बेचना भी चाहोगे तो उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है आपको बायर ना मिले। मगर जो बैंक के अंदर आपने जो एफडी कर रखी है, वो अभी आप बैंक में जाइए, चाहे आपकी वो मैच्योर हुई है नहीं हुई है, आप उससे कह दीजिए मेरी एफडी तोड़ दीजिए और आपको इमीडिएटली पैसे मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो गोल्ड भी है, नॉर्मली आज के वक्त में गोल्ड को भी यदि आप लेके जाओगे तो आपको इमीडिएटली कोई न कोई उसका बायर तभी मिल जाएगा और आपको कैश मिल जाएगा। तो दूसरा भाव सेकंड हाउस एक्चुअली इंडिकेट करता है हमारा जो ऐसी मनी हमने इकट्ठी कर रखी है जिसको हम इजीली लिक्विडेट कर लें। लिक्विडेट का मतलब है जब चाहिए तब उसे खर्च किया जा सकता हो। ऐसे धन संचय को सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं, या बैंक अकाउंट को भी सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट का मतलब भी है आपकी करंट मनी। अभी जो पैसा चाहिए वो हमें इमीडिएटली मिल जाएगा। तो इसे आप अपने माइंड में रखें जब भी केपी आप करेंगे कि सेकंड हाउस को हम वेल्थ का हाउस भी बोलते हैं, परिवार का हाउस भी बोलते हैं। मगर यहाँ पर जो हम जब बिजनेस या नौकरी से रिलेटेड बात करेंगे तो सेकंड हाउस मींस वो मनी जो हम लिक्विडेट कर सके, मतलब हमें जरूरत जब पड़े तब उसे खर्च कर सके, वो सेकंड भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सेकंड भाव इसलिए आता है। फिर आता है 10th हाउस। तो 10th हाउस को हम मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये कोई नौकरी का हाउस है या बिजनेस का हाउस है। 10वां भाव हमारे सभी कर्मों का भाव होता है। अच्छे बुरे जो भी कर्म हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सभी को 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप कोई पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, आप एक कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी 10वें भाव का इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम कर्म कांड करते हैं। या फिर आप कोई एक सोशल वर्कर हैं तो आप वैसे ही समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने कोई पानी पिलाने के लिए एक प्याऊ लगा ली, या आपने और किसी भी तरीके की कहीं आप लंगर लगा लेते हो, या गर्मी पड़ रही है तो रोड पे आप खड़े होकर लोगों को पानी पिलाते हो, तो वो भी आपका कर्म है, मगर उससे आप कुछ अर्न नहीं कर रहे। तो कर्म में 10वां भाव आपकी जिंदगी के सभी तरीके के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी नेम और फेम को भी रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी के अंदर। आपकी कैसी सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा 10th हाउस। अब सामाजिक प्रतिष्ठा एक्चुअली आपकी नौकरी से और व्यवसाय से रिलेटेड होती है आज के समय में, कि आप कोई बहुत अच्छे, कोई एक आईएएस ऑफिसर है, आपके एरिया में कोई कलेक्टर लग के आ गया, उसको सब लोग जानेंगे। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी लग के आ गया, उसको सब जानेंगे, तो वो उसकी नौकरी से रिलेटेड हो गया। या कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा आज के समय में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो 10th हाउस है। फर्दर 10वां भाव यह भी बताता है कि आप यदि कोई भी कारोबार कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कौन सा धंधा आपके लिए यूजफुल होगा या लाभदायक होगा, आप कौन सा काम करोगे जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब हम एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारे पास कुंडली आती है, तो जो प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, पर्सन ये पूछता है कि भाई साहब आप ये बताइए कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे फायदा हो, तो वो 10वां भाव हमें बताएगा। अब जो प्रोफेशन और कारोबार और नौकरी में जो नेक्स्ट हाउस आता है वो आता है हमारा 11वां भाव। 11वां भाव एक्चुअली क्यों इन्वॉल्व हुआ यहाँ पर, मैंने शुरू में 2, 6, 10 बताया था, मगर 11वां भाव आज के टाइम में इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि 11th हाउस बताता है आपका गेन। हर तरह की गेन को 11वां भाव बताएगा। आपने जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई भी गेन करनी है, चाहे वो आपकी संतान से गेन हो, चाहे आपकी मैरिज से गेन हो, या आपकी किसी बिजनेस या सर्विस से गेन हो, वो सब 11th हाउस बताएगा। अब सर्विस में गेन क्या होगी, आपका प्रमोशन गेन है, आपको इंक्रीमेंट मिला वो गेन है,
तो ये सब 11th हाउस बताएगा। ऐसे ही हमको मालूम है इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, तो इच्छा पूर्ति का इन्वॉल्वमेंट भी हमारे जॉब एज वेल एज हमारी अर्निंग से होता है, गेन से होता है, क्योंकि हम इच्छा भी तभी पूरी कर पाएंगे जब हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमें ज्यादा पैसे मिलते हो, और ये भी अपने आप में हमारी इच्छा होती है कि हमें उस काम में ज्यादा अर्निंग हो, या हम कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी सैलरी बढ़े, हमें प्रमोशन मिले, तो ये आपका 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर आता है छठा भाव। मैं एक एक भाव की भी बात करूंगा आने वाली क्लासेस में, और वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा। तो 6th हाउस एक्चुअली सर्विस का हाउस होता है, सेवा का भाव होता है। और नौकरी आप चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहे हो, आप चाहे गवर्नमेंट के अंदर सेक्रेटरी लेवल पे लगे हुए हो, कैबिनेट सेक्रेटरी बने हो, तभी भी आप नौकर हैं, उसको आप सरकारी नौकरी बोलोगे, और वो नौकर का लेवल आपकी पोस्ट के हिसाब से बढ़ जाएगा, मगर वो नौकरी होगी। और नौकरी छठे भाव से देखते हैं, और सैलरी को भी 6th हाउस से देखेंगे। सैलरी में वृद्धि को हम एक्चुअली 11वें भाव से देखेंगे, मगर सैलरी जो आपको मंथली मिलेगी, एक फिक्स जो सैलरी मिलती है, उसे छठे भाव से देखा जाता है। तो ये 4 भाव जो है, दूसरा, 10वां, 11वां और छठा भाव, ये आपके नौकरी से रिलेटेड होते हैं। 7वां भाव जो होता है वो कारोबार और साझेदारी से रिलेटेड होता है। 7वें भाव में हमें पता है कि वो पार्टनरशिप का भाव होता है, और बिजनेस का भाव भी 7th हाउस होता है, और इसमें पर्टिकुलरली डे टू डे जो आपकी अर्निंग होती है उसको 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, वो छोटा करें चाहे बड़ा करें, तो बिजनेस में डे टू डे अर्निंग होती है। जॉब या नौकरी की तरह मंथली सैलरी नहीं मिलती। जो भी पर्सन बिजनेस करता है उसका कोई डे फिक्स नहीं होता कि इस दिन उसकी अर्निंग होगी। तो 7th हाउस आपके ओवरऑल अर्निंग को, डे टू डे अर्निंग को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी तरीके से वो आपकी पार्टनरशिप को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम नौकरी और कारोबार की बात करेंगे तो आपको इन हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट वहां पर हम देखेंगे। क्यों देखेंगे उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कौन सा भाव किस चीज को एक्सप्रेस करता है। अब जो नौकरी का जो सबसे मेन जो कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर, नेचुरल सिग्निफिकेटर, जैसे आपका मैरिज का नेचुरल सिग्निफिकेटर ग्रह शुक्र या वीनस होता है, इसी तरीके से जो नौकरी का जो मेन सिग्निफिकेटर है वो सैटर्न या शनि माना जाता है केपी के अंदर। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो 10वें भाव के कारक कई सारे ग्रह माने जाते हैं, मल्टीपल कारक होते हैं, मगर केपी के अंदर जो नौकरी का मेन सिग्निफिकेटर है वो शनि होगा। इसलिए जब भी डीबीए मतलब दशा, भुक्ति और अंतरा, जिसे हम बोलते हैं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में यदि शनि प्रेजेंट हो इन तीनों में से किसी में भी, तो उस समय पर उस पर्सन की नौकरी लगने की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे यदि दशा, अंतर और प्रत्यांतर दशा में यदि शुक्र अवेलेबल होता है तो उस समय पर उस नेटिव की मैरिज होने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे ही यदि कोई भी आदमी हमारे पास आया, उसकी हम दशाएं देखें, दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में कहीं पर भी यदि शनि का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि इस पर्सन की उस टाइम पर नौकरी लग सकती है। शनि अपनी किसी भी तरह की दशा हो उसमें वो जॉब देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो बिजनेस का कारोबार जो सिग्निफिकेटर होता है वो केपी एस्ट्रोलॉजी में बुध होता है। बुध हालांकि वैदिक में भी होता है, मगर केपी में स्पेसिफिकली हम बुध को कंसीडर करेंगे। तो यदि डीबीए के अंदर बुध की उपस्थिति हो, दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में यदि मरकरी हो, तो उस पर्सन का जो रुझान है, उसका जो इंक्लिनेशन है, वो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कारोबार होगा। तो ये मैंने अभी जो आपको बताए हैं कि जॉब से रिलेटेड कौन कौन से आपके हाउसेस मेन है और कौन कौन से प्लैनेट्स मेन है। इसमें यदि किसी को कोई क्वेश्चन रेस करना हो, पूछना हो, तो वो आप पूछ सकते हो। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि सेम सिग्निफिकेशन तो वैदिक में भी है सर। हाँ ठीक है, मगर वैदिक में नौकरी का कोई शनि नहीं मान के चलते। वैदिक में तो आप वहां पर शुक्र भी हो जाता है, जुपिटर भी हो जाता है, 10th हाउस का सिग्निफिकेशन। जी 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 सर, बुध की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही है, तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे सर? बुध की महादशा और शनि की अंतरदशा है तो ऐसा भी हो सकता है बंदा दोनों काम कर ले। करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो नौकरी भी कर रहे हैं और साथ साथ में कुछ ना कुछ कारोबार भी कर रहे हैं। कारोबार का मतलब ये नहीं होता कि कोई आप शॉप लेके बैठे हैं, वो घर से ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और साथ साथ में नौकरी कर रहे हैं। अभी पढ़ाई स्टडी में है, तो
स्टडी की वजह से इसमें नौकरी लगने के चांसेस हैं, शनि की अंतरदशा है तो? शनि की दशा में हाँ पॉसिबिलिटी नहीं। होती है, बाकी चीजें भी देखेंगे, मगर अंतरदशा है शनि की, बुध की महादशा में। कोई बात नहीं, तो उसमें जॉब लगने के भी चांसेस होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं, मगर हमें और चीजें भी देखनी है, केवल दशा ही नहीं देखेंगे। थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कभी एक चीज के बेस पे हम पूरी तरीके से कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। अभी हम प्रॉमिस भी देखेंगे, मैंने हाउसेस बताया ना 2, 6, 10, 11। अब आपकी दशा में तो ठीक है, दशा आपकी उसको जस्टिफाई कर रही है, मगर आपकी कुंडली के अंदर यदि प्रॉमिस ही नहीं नजर आ रहा तो दशा कुछ नहीं कर पाएगी। एक 3 कंपोनेंट होते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हो। पहला कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्टैटिक है, और स्टैटिक का मतलब आपकी कुंडली के अंदर प्रॉमिस होना चाहिए। अब प्रॉमिस देखने के तरीके केपी में अलग है और वैदिक में अलग है। प्रॉमिस नहीं है तो फिर आपकी दशा और ट्रांजिट कुछ नहीं कर सकता। तो फर्स्टली प्रॉमिस होना चाहिए, फिर हम जाएंगे दशाओं पर कि वो आपकी अप्रोप्रिएट दशा आनी चाहिए, और दशा आ रही है और प्रॉमिस है तो वहां पे चांसेस बहुत बढ़ गए। थर्ड वन हम जाकर देखते हैं, ट्रांजिट की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी कोई काम होता है। ओके तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो काम नहीं हो सकता। ओके सर, थैंक यू सर। तो इसमें थोड़ा ऐड कर दो कि अच्छा रहेगा, थोड़ा पीछे जाएगा तो कोई बोले स्टूडेंट आया और जैसे अभी वो 12th का एग्जाम आया हुआ है, बोलता है कि मैं कौन सा लाइन लूं, तो वो हाँ, वो ठीक है, लाइन जो लेगा वो हम एजुकेशन में डिस्कस करेंगे सर। अच्छा ओके। ये क्योंकि वो प्रोफेशन में नहीं जा रहा है, वो अभी पढ़ रहा है, तो वहां पे मेन हाउस 4th होता है, तो मैं 4th हाउस डिस्कस करूंगा। तब एजुकेशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट करूंगा कि इसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कॉमर्स करनी चाहिए, या इसको ह्यूमैनिटीज करनी चाहिए, कौन सी चीज डिस्कस करनी चाहिए, वो हम एक एक भाव को डिस्कस करेंगे हम कमिंग क्लासेस में। तो आज मैंने एक्चुअली ये इसलिए एग्जाम्पल लिया है कि हम एक बीच की स्थिति में आ गए, अब थोड़ा बहुत देखना शुरू कर सकें जिसके बेस पर। अब सर देखिए यहां पर जब डीबीए में दशा, भुक्ति और अंतरदशा में 2nd, 6th, 10th और 11th का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक को नौकरी मिलेगी। दशा, भुक्ति और अंतरदशा को हम देखेंगे, प्लैनेट्स को मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा इसी क्लास में एंड में। अभी मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं कि आपने देखा दशा कौन सी चल रही है, भुक्ति कौन सी है और अंतरदशा कौन सी है, उनके अंदर 2, 6, 10, 11 इन चारों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो पर्सन को नौकरी मिलेगी। और यदि 2, 7, 10, 11 का बन रहा है तो वो उस टाइम पर प्रोफेशन के अंदर एंटर होगा। मगर देखा जाता है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिलता, ये चारों भाव एक साथ कभी भी नहीं आते। इनमें से एक आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, और ऑल 4 तो बहुत रेयर हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि हार्डली ही आपको 100 में से एक कुंडली के अंदर ये चारों मिलेंगे। तब हम उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब दशा, भुक्ति और अंतर के अंदर में अभी मेरे पास कोई पर्सन आया तो प्रॉमिस तो मैं देखूंगा ही। प्रॉमिस देखने के बाद मैंने देखा कि उसकी दशा, भुक्ति और अंतर का मैंने बनाया, उनके अंदर यदि 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है तो वो पर्सन नौकरी करेगा। 2, 7, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है तो वो पर्सन कोई भी कारोबार या बिजनेस करेगा। मगर ये चारों की चारों चीजें नहीं मिलती, तब हम किस तरीके से देखेंगे। यदि 2 और 6 भी हैं तो ये कॉम्बिनेशन है, वीक है, इसमें भी वो पर्सन को नौकरी मिलने के चांसेस होंगे मगर बहुत ज्यादा नहीं होंगे। 6th और 10th आ गया तो वो इससे थोड़ा बेटर कॉम्बिनेशन होगा। 2, 6 एक पुअर कॉम्बिनेशन होगा नौकरी मिलने का। 6 और 10 उससे ज्यादा हो जाएगा। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, 6 आपका सैलरी या सर्विस का है और 10th कर्म का है, तो कर्म से रिलेटेड आप सर्विस करोगे। इसके कॉम्बिनेशन रिलेटिवली इसको हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। अब यदि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, 2, 6 और 10 आ जाए तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। केवल 2 और 6 आ रहा है तो वो वीक कॉम्बिनेशन है, आप कहोगे कि लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। 6 और 10 आ रहा है तो उससे थोड़ा बेटर कॉम्बिनेशन हो गया। 2, 6 और 10 आ रहा है तो वो उससे और बेटर कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही आपका 10 और 11 आ रहा है तभी भी उसकी नौकरी लग सकती है और उसमें वो प्रोफेशन जॉब भी कर सकता है या कारोबार भी कर सकता है। 10 और 11 आ रहे हैं। जो मैंने ऊपर के 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये तीनों नौकरी के कॉम्बिनेशन है। 2, 6, 6, 10
2 6 10 ये 3 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 6 है तो ये वीक कॉम्बिनेशन है, 6 10 है तो उससे बेटर है, 2 6 10 है तो उससे बेटर है। केवल 10 11 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि नौकरी भी कर सकता है और वो जॉब भी वो अपना बिजनेस भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ना ही यहाँ पर 7वां भाव आ रहा है, ना ही यहाँ पर 6ठा भाव आ रहा है, मगर 10th और 11th आ रहे हैं, इसलिए आपका कर्म से रिलेटेड भाव आ रहा है और लाभ भाव भी आ रहा है। तो वो जो भी कर्म करेगा उससे उसे लाभ होगा। इसका मतलब लाभ होने के लिए मतलब ही विल अर्न समथिंग, तो उसके लिए एक्चुअली उसको या तो नौकरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से 6 और 11 भाव आ गए तो वो जॉब करेगा, मगर ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे 6 10 है, इसी तरीके का 6 11 कॉम्बिनेशन होगा, मगर 2 10 11 आ गया तो ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया और इस कॉम्बिनेशन में वो पर्सन नौकरी भी कर सकता है और वो जॉब भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। 2 10 एंड 11 इसमें क्या कॉम्बिनेशन आया है? 2 का मतलब बैंकिंग एक्टिविटी होगी या उसके पास लिक्विड मनी हो गई, 10 का मतलब कर्म हो गया और 11th का मतलब गेन हो गया। तो वो आपको नौकरी से रिलेटेड कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड भी और कारोबार से रिलेटेड भी हो सकता है। आप आउटराइटली नहीं कह सकते कि ये नौकरी ही करेगा या कारोबार ही करेगा, मगर आप ऐसा कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर दशा भुक्ति और अंतरदशा में आपको कुछ ना कुछ काम करने को मिल जाएगा। 6 10 11 कॉम्बिनेशन है, ये इन सभी कॉम्बिनेशनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जॉब के लिए, क्योंकि 6th भाव सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th भाव कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और 11th भाव उसकी इच्छा पूर्ति को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रमोशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि 6 10 11 आ रहा है तो इवन आप ये भी कह सकते हो कि आपका इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्रमोशन हो सकता है, आपको जॉब के अंदर इंक्रीमेंट मिल सकता है, मगर ये कॉम्बिनेशन है जॉब के ही। इसमें मैं साथ साथ एक और बता देता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कोई डाउट है क्या। यदि यहां पर मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए हैं इनमें 6 की जगह 7 आ जाए, लाइक 2 7 आ जाए, 7 10 आ जाए, 2 7 10 आ जाए, 7 11 आ जाए या 7 10 11 आ जाए, तो ये सभी कॉम्बिनेशन आपके बिजनेस या कारोबार या व्यापार के बन जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जो 4 भाव, जो 4 हाउसेस इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोफेशन, दैट इज 2 6 10 11, इनमें चारों के चारों भाव किसी के भी डीबीए की स्क्रिप्ट में एक साथ नहीं होते। इनमें से 1 या 2 या 3 ऐसे 2 या 3 भाव होते हैं, एक के बेस पे तो खैर हम नहीं डिसाइड करेंगे, तो कम से कम 2 भाव तो होने ही चाहिए। तो मैंने रेस्पेक्टिव ऑर्डर में यहां पर बताया कि किसको हम वीक मानकर चलेंगे और किसको स्ट्रॉन्ग मानकर चलेंगे। यहां पर वीक कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि आप उसे कहेंगे हो सकता है आपका काम हो जाए, मगर पक्का नहीं है। मगर जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया, 6 10 11 नजर आ गया और बाय द वे 2 6 10 11 आ गया, तो आप कहोगे कि इस डीबीए पीरियड में, दशा भुक्ति और अंतर दशा पीरियड में आपका ये पर्टिकुलर जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड काम हो जाएगा। ये मैंने जो कॉम्बिनेशन लिखे हैं ये नौकरी के लिखे हैं। यदि इनमें 10 और 11 में नौकरी भी लग सकती है और वो बिजनेस भी कर सकता है, 2 10 11 में भी नौकरी भी लग सकती है और बिजनेस भी कर सकता है। बाकी यदि आपको बिजनेस के देने हो तो इन सभी कॉम्बिनेशन में आप 6 को हटाकर 7 लगा देंगे तो वो बिजनेस के कॉम्बिनेशंस होंगे। इससे रिलेटेड अब यदि किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। सर, आपने कहा कि सबसे पहले प्रॉमिस देखिए, फिर आप दशा भुक्ति और अंतरा देखिए, तो प्रॉमिस के लिए सबसे पहले क्या देखना है? सर प्रॉमिस के लिए, सर्विस के लिए मैं अभी बताऊंगा 6ठा भाव देखेंगे और बिजनेस के लिए हम 7th भाव देखेंगे। ओके। तो वो मैं भी आपको, हाँ जी बोलें सर। ये मतलब तीनों में ही आ जाए, जैसे 2 6 आप ये जो कॉम्बिनेशन है प्लेनेट में, नक्षत्र में, उपनक्षत्र में, तीनों में बट के आए तब भी स्ट्रांग होगा, मतलब ठीक होगा। हाँ, ओवरऑल स्क्रिप्ट बनाएंगे फिर हम। ओवरऑल, हाँ, ओवरऑल बनानी पड़ेगी तीनों की, मतलब तीनों में जो आ रहे हैं उन्हें एक साथ लिख देंगे। ओके, ठीक है, तो वो अभी हम बनाएंगे। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करूंगा, इनिशियली मैं थ्योरी बता रहा हूं तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल। जी मैं पूछूं। मेरे नेबर है जो 2.5 साल से नौकरी के लिए परेशान है, अगर उनका आप मतलब इसको ना स्पेसिफिक कुंडली हम थोड़े दिन में लेंगे, वरना वो क्या है समझ में आना बंद हो जाएगा आपको। अच्छा, अभी क्या है कि ये हम केवल रूल पढ़ रहे हैं, हम इनके एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपको कुंडलियों में जैसे हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन नजर नहीं आएंगे, उनमें कुछ कमी होगी, कुछ ज्यादा होगी, तो हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे।
हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली में वो फॉरेन में जॉब करते थे, 2.5 साल से उनकी जॉब छूट गई है और बहुत परेशान है, इसलिए हम नहीं वो उसको एक्चुअली स्पेसिफिक कुंडली हम देखेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो उसका Okay. रीजन ये है, मैं अभी ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक हम उसके बेसिक्स से सीधा यदि हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अभी sir. हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। उसको हम देख लेंगे आपका, अभी हम क्लासेज में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 Okay. क्लासेज में हम उसको देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखिए इसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये 5, 8, 12 यदि कॉम्बिनेशन नजर आ रहा हो, 5, 8, 12, तो ये कॉम्बिनेशन नौकरी छूटने या कारोबार में नुकसान को दर्शाता है, क्योंकि 5th हाउस तो आपका एक्चुअली हो जाएगा 6 से 12th, तो 6 को नेगेट करेगा, और 8th और 12th हाउस जब भी इन्वॉल्व हो जाए कहीं भी, तो ये ध्यान रखिएगा वो ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो 5, 8, 12 कॉम्बिनेशन एक साथ यदि नजर आ जाए तो 5th एक्चुअली क्या होगा, नौकरी वाले के लिए ये प्रॉब्लम करेगा, और कारोबार वाले के लिए भी ये नुकसान या लॉस का कॉम्बिनेशन है। ये बना कैसे? 5th हाउस एक्चुअली 6th हाउस से 12वां भाव है, इसलिए वो नौकरी को नेगेट करेगा, और 8वां और 12वां भाव जब भी किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर आए तो वो जरूर कोई न कोई ट्रबल क्रिएट करेंगे, 8th एंड 12th हाउस। ऐसे ही जो दूसरा एक इसके अंदर कॉम्बिनेशन है 5, 9, तो 5, 9 को आप ध्यान से सोचोगे तो 5 तो 6 से 12वां भाव हो गया, और 9, 10 से 12वां भाव हो गया, तो 6 मतलब नौकरी से 12वां हो गया, और 9 मीन्स 10 आपके जो भी कर्म क्षेत्र है उससे 12वां भाव हो गया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा हो स्क्रिप्ट में, और साथ ही साथ आपके सेपरेटिव प्लेनेट शनि, राहु और केतु आ रहे हो तीनों, ये 3 प्लेनेट सेपरेटिव प्लेनेट यहां पर माने जाते हैं इन केपी एस्ट्रोलॉजी। तो वो नौकरी या कारोबार में बदलाव को दर्शाते हैं, चेंज को दर्शाते हैं। नौकरी में आप जो भी काम कर रहे होगे उसे छोड़कर दूसरे काम की तरफ जाओगे, कारोबार में आप जो भी काम कर रहे होगे उसे छोड़कर दूसरे काम की तरफ जाओगे। यदि आपका 5, 9 का केवल कॉम्बिनेशन है तो आप कंक्लूड मत करना, मगर 5, 9 के साथ सेपरेटिव प्लेनेट भी आ रहे हैं, उसमें डीबीए के अंदर शनि, राहु और केतु भी आ रहे हैं, ये सेपरेटिव इन नेचर होते हैं, तब आप ये कंक्लूड करेंगे कि उस पर्सन की नौकरी और या कारोबार में चेंजेस पॉसिबल हैं। अभी आप इन कॉम्बिनेशंस को लिख लो, हम इन्हें स्पेसिफिकली भी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ सर, हैंड रेज कर रहा था कोई। सर ये 5, 8, 12 में ये 8th हाउस या 12th हाउस से रिलेटेड भी कोई काम आप करें तो फिर ये वो ठीक हो जाता है? नहीं, ये एक्चुअली ट्रबल करेगा, वो अभी रेमेडीज वो जो बताते हैं वो एक अलग चीज है, पर ये ट्रबल क्रिएट करेगा। अब ट्रबल को कैसे हटाना है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अभी हम एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज कैसे होगी, फिर वो रेमेडीज का पार्ट है कि यदि 5, 8, 12 आ रहा है, उसको प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कैसे दूर करेगा, ये पार्ट ऑफ रेमेडी है। अच्छा, इसके बाद देखिए 6th हाउस होता है वेतन का, 10th होता है कर्म का, कर्म भाव जातक को नौकरी प्रदान करता है, ये मैंने जो ऊपर बताया। 5वां भाव छठे भाव का 12वां भाव है, इसलिए इन दोनों केसेस में 5th हाउस आया तो उसने क्या किया, इसको प्रॉब्लम क्रिएट की है नेगेटिव को, कि 5, 8, 12 आ रहा है तो वो उसकी नौकरी छूटने या कारोबार में नुकसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5, 9 का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ में केवल 5, 9 पर आप कंक्लूड मत कर देना कि 5, 9 आ गया और हम कह दें कि आपकी नौकरी बदलाव होगी। वहां पे आपका सेपरेटिव प्लेनेट इन तीनों में से कोई न कोई भी प्लेनेट भी जरूर होना चाहिए। अब ये ग्रहों के मैं कार्यकत्व बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे हैं इनके, एक एक के आप 30, 40 कार्यकत्व देख सकते हो, मगर जो मेन यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह प्रोफेशन में एक्चुअली किस काम से रिलेटेड आपको काम दिलवाएगा। तो ग्रहों के कारकत्व भी हमें देखने होते हैं कि जब हम डीबीए के अंदर देखेंगे किस ग्रह की दशा है तो वो अपने कारकत्वों से रिलेटेड काम करने के लिए भी आपको फोर्स करेगा। तो उसमें जैसे सूर्य है आपका सन, वो जनरली सरकारी नौकरी का कारक होता है। इवन इसको हम वैदिक में भी वो सेम है, यहाँ पे जो कारकत्व वो सेम है जो वैदिक में हम यूज करते हैं। ये सरकारी नौकरी का कारक है। सूर्य डॉक्टर का भी कारक होता है, और गोल्ड और कॉपर से रिलेटेड वर्क का भी कारक होता है। ज्वेलरी का जो बिजनेस करते हैं उनका भी कारक होता है सूर्य, और ज्वेलरी शॉप का भी कारक सूर्य होता है।
इसी तरीके से जो मून है उसको हम लिक्विड का कारक मानते हैं इन जनरल। मून का आपको ध्यान रखना है तो बहुत डिटेलिंग में ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। मून जब आ जाता है डीबीए के अंदर तो वो आपको ऐसी लिक्विड से रिलेटेड कामों में इन्वॉल्व करेगा। तो लिक्विड से रिलेटेड काम कौन से हो जाते हैं, जैसे पानी से रिलेटेड कोई भी काम हो जाए, पानी के अंदर चलने वाले भी काम हो सकते हैं, आपके जहाज भी चल सकते हैं, हो सकता है पानी के अंदर, या पानी के थ्रू आपका कोई ट्रांसपोर्ट होता हो, ऐसा बिजनेस भी हो सकता है। इसी तरीके से पानी का आप बिजनेस कर सकते हो कि जो वाटर बॉटल की फिलिंग वगैरह का काम कर सकते हो, इस तरीके का काम कर सकते हो। और फलों की खेती, जो फ्रूट्स का काम भी इसको मून को दिया गया है। ऑयल से संबंधित कोई भी काम है। अब ऑयल आप किसी भी तरीके का ऑयल ले लो, चाहे वेजिटेबल ऑयल ले लो, चाहे आप जो अर्थ के अंदर जो भी आपका पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा होता है, क्योंकि वो भी लिक्विड हो गया। दूध से संबंधित कार्य है, मिल्क, क्योंकि मिल्क भी अपना आप में लिक्विड है, उससे रिलेटेड कार्य है। और चंद्रमा एक्चुअली चांदी का भी कारक होता है, सिल्वर का भी, तो चांदी से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो। जबकि सूर्य गोल्ड का कारक है, तो आप ज्वेलरी का काम करोगे तो जिसका चंद्रमा से रिलेटेड काम है, चंद्रमा जिसका रिलेटेड प्लेनेट हो उसको चांदी का काम करना चाहिए, और सूर्य जिसका रिलेटेड प्लेनेट हो उसको सोने का काम करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका मार्स या मंगल। तो मार्स को एक्चुअली कमांडर इन चीफ बोलते हैं। हमारी यदि आप प्लेनेट की उसमें देखें तो सूर्य राजा है, तो मार्स उसका कमांडर है, सेनापति है। तो मार्स को याद रखने के लिए आप ये ध्यान रखें, ये सेनापति है, एक मिलिट्री की ड्रेस में खड़ा हुआ एक आदमी है, या पुलिस की ड्रेस में खड़ा हुआ एक आदमी है। तो इसके काम हमें समझ में अपना आप आ जाएंगे। जैसे आपको चंद्रमा को याद करना है तो याद नहीं करना, आपको याद रखिए चंद्रमा लिक्विड का कारक मान लीजिए यहाँ पर। तो लिक्विड से रिलेटेड जितने भी काम है वो चंद्रमा के हिस्से में आएंगे। मंगल जो भी है वो आपका पुलिस है या आपका सेनापति है पुराने जमाने में, तो सेनापति से रिलेटेड मेनली काम यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। पुलिस या रक्षा विभाग, मतलब वो पुलिस या डिफेंस में होगा, या वो हथियार का कारोबार होगा, वेपन्स को सेल करेगा, या वो आपका मेडिसिन का भी कारक होता है चंद्रमा। और कोई भी आपके एडवेंचरस वाले वर्क होते हैं, ऐसे काम जिन्होंने खतरा होता है, तो इसलिए आर्मी और पुलिस में भी खतरा होता है। कितने भी सेफ रहें तभी भी हमेशा खतरा होता है, उस तरीके के काम करेंगे। इसमें जो बार होता है वो भी आपका मंगल कारक होता है। बार मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि आज की डेट में बार का मतलब यहाँ पर ब्यूटी पार्लर में जो बार्बर का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर को हालांकि वीनस से देखेंगे मगर उसके अंदर भी बार्बर का काम होता है। तो एक जो पर्टिकुलर पर्सन, आज के टाइम में बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, तो बार्बर भी होता है। और मेडिसिन जो सेल करते हैं वो इसके एक्चुअली एज ए कमांडर इन चीफ से डिफरेंट हैं दोनों, बार्बर एंड औषधि विक्रेता, क्योंकि मेडिसिन का काम भी बहुत बड़ा है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हमने डी फार्मा किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है, हम क्या करें। तो यदि मंगल उसका रेलिवेंट प्लेनेट होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि आप इसी से रिलेटेड काम करिए। नेक्स्ट आता है सर इसमें क्या कहते हैं, जो औषधि वाला है वो चंद्रमा में नहीं आता? नहीं, औषधि का एक्चुअली जो आप मैन्युफैक्चर करोगे लिक्विड औषधि तब आप चंद्रमा हो, और जो आपने यदि सेल करना है, यहाँ पे ये सेलर है वो मार्स आएगा। आप कोई भी जो लिक्विड औषधि बनाओगे वो चंद्रमा है। और ऐसा है कि कई चीजों के एक से ज्यादा भी कारक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। होलसेलर जैसे आपको मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफिस में जो सप्लाई कर रहा है वो सन भी हो सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा किसी भी तरीके का गवर्नमेंट सेक्टर में, वो जिस मर्जी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, वो आपका सूर्य भी हो सकता है। तो कई बार कई चीजों के मल्टीपल कारक भी हो सकते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे हो सकते हैं जो मुझे भी ना पता और मैं ना बताऊं, क्योंकि एक ही चीज के 50 तरीके का कारक है एक पर्टिकुलर प्लेनेट। मैंने यहाँ पर जो किए हैं वो मेन एक्चुअली चीजें ली हुई हैं जो हमें डे टू डे जरूरत पड़ेगी जब भी हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे। इसके बाद आता है आपका बुध या मरकरी। तो बुध जो कारक होता है वो कला और साहित्य का होता है, आर्ट का भी कारक होता है, और लिटरेचर का होता है। वाणिज्य मीन्स कॉमर्स का कारक है। बुध को गणित मैथमेटिक्स का भी कारक मानते हैं, और बुध को हम वाणी का कारक बोलते हैं। तो वो बंदा ऑरेटर होगा या वक्ता होगा जिसका बुध है, वो बोल बोल के कमा पाएगा। अब बोल बोल के कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो कहीं पे एक बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, या अब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग भी अपने आप में
इन्वॉल्वमेंट होती है, जब तक मेरी स्पीच ठीक नहीं है, दूसरे को समझ में नहीं आएगी, मेरे अंदर बोलने की कला नहीं है, तो वो मेरे पास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि से मुझे सारी चीज़ें आती हैं मगर स्पीच ठीक नहीं है, मेरा बुद्ध ठीक नहीं है, तो मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा वो चीज़, क्योंकि वाणी भी जरूरी है और आपका जुपिटर ज्ञान भी जरूरी है, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। तो यहाँ पर जो बुद्ध का मेन है वो आपका कला, लाइक म्यूजिक हो गया इस तरीके का, क्योंकि उसमें भी गले की जरूरत पड़ती है, कोई सिंगर है उसमें भी गले की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कॉमर्स, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं, चाहे मैंने आगे पीछे बताया था बिजनेस का कारक है, मैथमेटिक्स को कहीं कहीं पे इसको हम केतु को भी मानते हैं, मगर यहाँ पर हम इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको हम गणित का कारक और स्पीच का कारक बोलेंगे। इसी तरीके से जुपिटर जो गुरुदेव हैं वो कानून व्यवस्था, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के कारक हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड डिपार्टमेंट में वो पर्सन जॉब करेगा। और रिलीजन के कारक हैं, तो जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, बहुत बड़ा काम है आज की डेट में, ये बड़े बड़े काम बता रहा हूं मैं, रिलीजियस लीडर्स का बहुत ज्यादा बड़ा काम है। आप देखते हो कितने मठाधीश बन के बैठे होते हैं और स्पीच दे रहे होते हैं, और उसके बीच में उनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं। तो धर्म से रिलेटेड हजारों तरीके के काम होते हैं। आप मंदिर में भी कुछ काम कर रहे हो, वो भी धर्म से रिलेटेड काम है। आप जैसे हम ये ज्योतिष में भी कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम धर्म से रिलेटेड भी करेंगे। इसमें कोई भी परेशान पर्सन आया तो उसको हम कोई एडवाइस दे देते हैं, उसको कुछ काम आ जाती है, उसको हम मेंटल पीस दे देते हैं, तो ये भी धर्म से रिलेटेड काम है। तो ये सब गुरु से रिलेटेड काम है। फिर आ जाता है हमारा शुक्र या वीनस। तो शुक्र एक्चुअली ब्यूटी का कारक है, ऐसा मान लीजिए आप, और आपकी जो भी ऐसी सॉफ्ट एक्टिविटीज हैं उनका कारक होता है। तो आप उससे इसे रिलेट करोगे, सजावट से, ब्यूटी से, तो आपको अपना भी इससे रिलेटेड काम नजर आ जाएंगे। तो उसमें इमेजिनेशन का भी कारक होता है, सॉफ्ट प्लेनेट है। कवि जो होते हैं आपके, एक्टर जो होते हैं आपके, सेंट हो गए, कढ़ाई, कलात्मक वस्तुएं, कॉस्मेटिक, ब्यूटिफिकेशन, आज के टाइम में इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह जो भी हम बोलते हैं, या वैसे आपके जो डायमंड्स वगैरह का भी कारक हम शुक्र को मानते हैं, क्योंकि डायमंड भी एक्चुअली ब्यूटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वेल्थ। क्योंकि डायमंड का कोई पता नहीं होता कि आप खरीद के लेके आओगे तो कितने में बिकेगा, मगर ये पता होता है कि ये पहनने पे खूबसूरत लगेगा। तो आपका ब्यूटी से रिलेटेड, आपका जो ब्यूटी पार्लर को भी आप ये मान के चलिए, उसका भी कारक शुक्र है। आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत बड़ा काम है, तो उसका कारक भी यहाँ पर शुक्र है। और भी बहुत सारे काम है, मगर मैंने यहाँ पर मेन काम लिए हुए हैं। इसके बाद आता है शनि। तो शनि एक्चुअली आपका आयरन जो इंडस्ट्री है उसका कारक है, कोयला का कारक है। इसके अलावा आपका ग्लास और जो लोहार वगैरह का जो इसका काम करते हैं आयरन का, इसी तरीके से माइनिंग, खनन का भी कारक आपका शनि होता है। तो ये मैंने आपको मेन प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस यहाँ पर बताए हैं। इसमें यदि किसी को कोई चीज पूछनी हो तो यू कैन आस्क। अच्छा सर, जी मतलब जिस प्लेनेट के अंदर ये सारे सिग्निफिकेटर्स नंबर्स आएंगे, तो हाँ, वो प्लेनेट अलग अलग से, मतलब वो देखना पड़ेगा कि उसका अगर दशा चल रहा है तो उसकी दशा में वो जो सिग्निफिकेटर्स है वही काम करता है ना। बिल्कुल, दशा के अंदर वो जिसकी दशा चल रही है, तो वो आपका कौन से काम आपको करने चाहिए, वो या क्या काम आप करोगे, या किस तरीके के काम है आपको सक्सेस मिलेगी। अभी इसको हम कोरिलेट कर देंगे, थोड़ी देर में बताएंगे कैसे देखना है। अभी हमें पता होना चाहिए कि मैं कहूंगा कि ये बुध से रिलेटेड काम करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए बुध के काम क्या है। ये शनि से रिलेटेड काम करेगा, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम उसे क्या काम बताएं। आपको पता होना चाहिए कि शुक्र से रिलेटेड काम करेगा, तो कौन से काम करेगा। तो आप कहोगे आप ब्यूटिशियन का काम कर लो या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर लो। हाँ जी सर, वर्मा सर। क्रूड ऑयल को अगर एग्जांपल लें, तो ऑयल तो मून है और क्रूड माइनिंग से आता है, तो ये सैटर्न में लेंगे या मून में? दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, पर एक्चुअली उसको आप जो बेचोगे वो मून है, बेचोगे वो शनि है। क्रूड ऑयल को आप यदि उसका वो करते हो, निकालते हो अर्थ से, तब तक तो आपका एक तरीके का खनन हो गया वो, तो आपका शनि कारक हो गया, तो वो एक अलग बंदे का काम होगा। और जो मार्केट में बेचेगा वो एक अलग पर्सन है, वो आपका मून हो गया। सर, रेस्टोरेंट और होटल किस में आएगा? रेस्टोरेंट होटल के लिए एक्चुअली जो आपका किचन एरिया है, किचन में जो काम करेगा उसके लिए बात होगा। इसके अलावा होटल के अंदर आपका राहु और वीनस भी सिग्निफिकेट हैं दोनों।
का कारक जो होता है ना, जब आप किचन का कारक मार्स होता है, वो फायर का कारक होता है अग्नि का। तो आपका जो किचन एरिया है उसके लिए हम मार्स देखेंगे। इसके अलावा आपके अंदर जो आइडिया आएगा, वो आप रेस्टोरेंट चलाओगे तो आज की डेट में बगैर वीनस के रेस्टोरेंट नहीं चल सकता, क्योंकि आपको उसके अंदर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, ब्यूटीफाई करना पड़ेगा, और इस तरीके से दिखाओगे तभी आपका रेस्टोरेंट चलेगा। फिर आपको राहु का भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि उसमें आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तब तक आप कोई भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम नहीं कर सकते, हो सकता है वो चले ही ना। तो इसका ये माई कहना है। अच्छा सर, राहु और कौन सा प्लेनेट बोला है ये जो राहु, वीनस, मार्स। सर राहु केतु के कारकत्व क्या लेंगे सर? राहु केतु के कारकत्व, एक्चुअली राहु के बहुत सारे कारकत्व हैं। राहु बेसिकली क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी काम होगा आज के टाइम में, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो राहु से करवा सकते हो आप, कम्युनिकेशन से। और केतु के जो मेन कारकत्व हैं आज की डेट में आप कंसीडर कर सकते हो, जो आपके ये क्लोथिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रेडीमेड क्लोथ्स हैं उसका कारक आप केतु को मान सकते हो। और रिलीजन का भी कारक होता है हालांकि केतु, जो रिलीजियस एक्टिविटी में ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो आपको एक उसके अंदर ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको ले जाएंगे, या आज के टाइम में जो योगा गुरुज होते हैं जो आपको कुंडली जागृत वगैरह कराते हैं और वो चार्जेस लेते हैं, वो केतु से रिलेटेड प्रोफेशन हो गया। और राहु आपका एयर होस्टेस या एयर से रिलेटेड भी काम दिलवा सकता है, तो ये सिग्निफिकेशन है। अच्छा सर, जी जी जी, जो ये जो अलग अलग तरीके से आपने बोल रहे हैं ना, जो उसका किस तरह का प्लेनेट का जो अलग अलग पेशा है, तो इसका आप डिटेल में मतलब बोल देंगे क्या? पीडीएफ सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ, सारे सिग्निफिकेशन होते हैं, मैंने मेन सिग्निफिकेशन आपको याद रखने हैं वो बता दिए। ठीक है सर। बाकी आपको याद भी नहीं रहेंगे, बता दूंगा तो। जी जी, तो वो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज इको हो रही है। थैंक यू। अब एक कुंडली ले लेते हैं, हमने ये कुंडली लगा लिया है, इसको थोड़ा देखेंगे हम। ये डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1962, टाइम है 3:44 AM, और प्लेस है अहमदाबाद, गुजरात। और इनके जन्म के समय की महादशा हमने लिख ली है यहाँ पर, वो गुरु की चल रही है। इसके अंदर जो मैंने चीज़ें यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जो हमें दिखाई देंगी, अब मोबाइल ऐप में भी जब लोगे तो अब ये चीज़ें आप थोड़ा सा सीखना शुरू कर दो। एक तो वहाँ पर एक कुंडली होगी जिसे हम बर्थ कुंडली या राशि कुंडली बोलेंगे। आपको वहाँ पर ये भावचलित कुंडली मिलेगी जिसको केपी कुंडली भी बोला जाता है, और जो ऐप होते हैं उनमें साफ साफ लिखी होती है। यहाँ पर एक प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल आपको दिखाई देगी, एक आपको यहाँ पर कस्पल पोजीशन की टेबल दिखाई देगी, एक यहाँ पे प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस की टेबल दिखाई देगी। इन 5 चीजों से आपका पूरा काम चल जाएगा। तो दशाएं तो हम देखेंगे ही लेटर ऑन। तो यहाँ पर ये मैंने एक पर्टिकुलर केस है जिसे मैं देखना चाहूंगा कि ये पर्सन एक्चुअल में करेगा क्या, नौकरी करेगा या क्या करेगा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ले ली हैं। नेक्स्ट पेज पे उन्हीं तीनों चीजों को मैं यहाँ पर लिया हुआ है, आपका प्लेनेटरी पोजीशन, प्लेनेट सिग्निफिकेशन, कस्पल पोजीशन। अब मुझे देखना है इसका प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के लिए जो मैं देखूंगा उसका, मैंने देखिए 10th हाउस को मैं यहाँ पर सेंटर्ड करके चल रहा हूँ, 10वें भाव को। तो प्रोफेशन का जो मुख्य भाव होता है, मेन हाउस इज 10th हाउस। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी चीज का आपको प्रॉमिस देखना होता है, तो हम किसी भी चीज का प्रॉमिस देखना है, उस पर्टिकुलर भाव के कस्प, उसके सब लॉर्ड को देखते हैं उस भाव के, तो उसको हम बोलते हैं उसका कस्पल सब लॉर्ड। तो हमें प्रोफेशन देखना है, तो मेन भाव 10th हो गया, और ये यहाँ पर डार्क किया हुआ है मैंने, येलो किया हुआ है, उसका कस्पल सब लॉर्ड आप देखोगे तो वो शुक्र आएगा। 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड। यदि मैरिज देखनी होती इस पर्सन की, तो मैं 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखता, वो बुध होता। या इसकी एजुकेशन देखनी होती तो मैं 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखता, उसे सूर्य बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबको अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका प्रॉमिस देखने में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो उस पर्टिकुलर मेन भाव का
कस्पल सब लॉर्ड जिसे बोलते हैं, मतलब मेन भाव का सब लॉर्ड जो है वो हमें नोट करना होता है, जिसे हम कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं। तो यहां पर देख लिए मैंने ये लिया 10th भाव मैं चेक कर रहा हूं इसके प्रोफेशन के लिए। मैं इसके सभी भाव वैसे चेक करूंगा। 10th भाव मैंने चेक किया तो 10th भाव के अंदर इसका मैंने लिख लिया कस्पल सब लॉर्ड शुक्र। अब इसको छोड़ दूंगा, मैं कस्पल टेबल को छोड़ दूंगा। अब मैं जाऊंगा प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल में। जो कस्पल सब लॉर्ड शुक्र है वो यहां पर है, उसका मैं नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड जिसे बोलते हैं, और सब लॉर्ड नोट करूंगा। तो उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि है और सब लॉर्ड राहु है। तो ये 3 प्लेनेट हो गए। मैं 10वें भाव की स्क्रिप्ट स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा किसी को भी? नहीं दिखाई दे रहा सर, इनके में प्रॉब्लम क्लियर दिख रहा है। आप मैम इसको एक बार से री लॉग इन कर लो, निकल के वापस आ जाओ। नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी क्योंकि मैंने भी ले रखा है, साफ साफ दिख रहा है। सर बीच में आवाज कट रही है थोड़ी। आवाज कट रही है? हाँ थोड़ा सा ये हो रहा है। सब क्लियर, एकदम क्लियर। शुभदा आई थिंक बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई चीज रह जाती है तो मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप देख लेना एक बार, है ना। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो तो देखिए ये प्रॉमिस देखने का तरीका सबको क्लियर होना चाहिए A to Z को। अभी मैं प्रॉमिस दिखा रहा हूँ यहाँ पे 10th हाउस से मैं चेक कर रहा हूँ। किसी भी हाउस को चेक करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले उस पर्टिकुलर हाउस का कस्पल पोजीशन से कस्पल सब लॉर्ड लेना है। ये चीज वैसे मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। अब इसको इस टेबल को छोड़ देना है, आपको जाना है प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल पर। तो वो जो भी ग्रह आया उसका हम स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टार लॉर्ड शनि हो गया, सब लॉर्ड हो गया, ये तीनों ग्रह आ गए। अब इन तीनों ग्रहों के कौन कौन से भाव को वो सिग्निफाई करेंगे वो हम प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल में जाएंगे। तो ये प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल है, उसमें शुक्र के भाव देखूंगा सबसे पहले मैं। तो शुक्र में आ रहा है 1, 3, 9, 10, 11। वो मैंने लिख दिया 1, 3, 9, 10, 11। फिर मैं जाऊंगा शनि पर। शनि के अंदर आ रहा है 4, 9, 10, 11। तो शनि में 4, 9, 10, 11 आ रहा है। इसके बाद मैं राहु पर जाऊंगा तो राहु में आ रहा है 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12। तो राहु भी मैंने लिख लिया। अब आप देखिए इन तीनों में शुक्र में 10, 11 भाव आ रहा है, शनि में भी 10, 11 भाव आ रहा है, और राहु के अंदर भी 10, 11 और 7 भी आ रहा है। तो कौन कौन से भाव आ गए? 7, 10, 11। तो इनकी मैं तीनों की ओवरऑल स्क्रिप्ट लिखूं तो इसके अंदर 7वां, 10वां, 11वां भाव नजर आ रहा है। तो 7वां भी भाव आ गया। इसलिए मैं कहूँगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन का ये 10th हाउस इसके कारोबार या बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। यदि इसके अंदर 6ठा भाव आता तो मैं कहता कि वो सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम इसका प्रॉमिस देख सकते हैं कि इसका 10th हाउस किस चीज़ को प्रॉमिस दे रहा है। तो 10th हाउस में 3 भाव आगे, 7वां, 10वां, 11वां। उसका एक्चुअली कस्पल सब लॉर्ड, उसका स्टार लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड का भी सब लॉर्ड, सभी आपके 10, 11 और 7 को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो जो भाव मुझे मिलेंगे वो मिलेंगे 7, 10, 11। तो 7th हाउस आ गया। इसलिए मैं कहूँगा कि ये कारोबार की दृष्टि से दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। अभी मैं और एक भाव देखूंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। 11th भाव चेक करता हूँ मैं इसमें, तो इससे हम एक एक भाव चेक करना सीख जाएंगे। तो ये 11th भाव लिखा, 11th भाव को चेक करना है कि वो क्या दे रहा है रिजल्ट। तो 11th भाव का मैंने कस्पल सब लॉर्ड लिया तो वो शनि है, तो शनि नोट कर लिया। अब मैं प्लेनेटरी पोजीशन की उसमें जाऊंगा टेबल में और शनि का स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड नोट करूंगा, वो चंद्रमा और शनि है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शनि लिखा, चंद्रमा और शनि लिखा। तो 11वें भाव से रिलेटेड ये 3 प्लेनेट आ गए। 11वें भाव का सब लॉर्ड जिसे हम कस्पल सब लॉर्ड बोलेंगे और उस सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इन तीनों प्लेनेटों की मैं प्लेनेट सिग्निफिकेशन निकाल कर देखूंगा कि कौन कौन से हाउस सिग्निफाई कर रहे हैं। जिनका भी ये स्पीकर ऑन है प्लीज़ उसे ऑफ कर लें। सब अपना अपना चेक कर लें क्योंकि और लोग फिर डिस्टर्ब होंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए शनि का हम देखेंगे यहाँ पर, तो शनि सिग्निफाई कर रहा है 4, 9, 10, 11। ये मैंने नोट कर लिया। इसके बाद चंद्रमा को देखा मैंने, चंद्रमा सिग्निफाई कर रहा है 4, 8, 9, 10, 11, 12। तो 4, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया।
और इसके बाद हमने देखा फिर सैटर्न ही है तो 4 9 10 11, इसमें भी 10वां और 11वां भाव आ रहा है। तो जो हमारा 10th हाउस एक्चुअली 7th रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 10 और 11 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10वां और 11वां दोनों भाव आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो गेन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम वैसे तो कारोबार के हिसाब से भी मान सकते हैं, सर्विस के हिसाब से भी मान सकते हैं, मगर 10th और 11th के कॉम्बिनेशन को हम फिर भी कारोबार के हिसाब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू सर्विस, क्योंकि 11th भाव एक्चुअली गेन भाव है, लाभ भाव है, और लाभ एक्चुअली बिजनेस में होने के ज्यादा चांस होते हैं बजाय सर्विस में, क्योंकि सर्विस में तो जो भी मिल रहा है वो आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। अब यहां पर हम देखते हैं जरा ध्यान से, जो मैं शनि का रोल बता रहा था, शनि हमने देखा, देखिए 10th हाउस के अंदर भी यहां पर शनि का इन्वॉल्वमेंट था, और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी शनि है। इस कुंडली के अंदर 10 साइन का राशि लॉर्ड जो देखना है वो भी शनि है। अभी तक मैंने राशि लॉर्ड कहीं यूज नहीं किया था, अब मैं पहली बार राशि लॉर्ड को यूज करूंगा। जब मैं कारोबार देख रहा हूं तो मैंने कहा था कि यदि शनि का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेटर है, क्योंकि ये कारक है उसकी डीबीए के अंदर दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा में पर्सन का जॉब लगेगा। तो मैंने 10वां भाव देखा तो उसका देखिए राशि स्वामी, राशि लॉर्ड सैटर्न है, और 11वें भाव का राशि लॉर्ड भी सैटर्न है। तो ये शनि जो है हो गया इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए बहुत यूजफुल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, शनि 10 और 11वें भावों का निर्देशक भी बन रहा है और स्वामी भी है। इन दोनों की स्क्रिप्ट में भी देखिए शनि आ रहा है। 10वें भाव के अंदर उसके जो कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, और 11वें भाव में यदि मैं चला जाता हूं तो उसका कस्पल सब लॉर्ड खुद शनि है। तो सैटर्न का यहां पर काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। कैसे हो गया कि 10वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, तो 10th हाउस से शनि का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसकी स्क्रिप्ट में शनि आ गया। 11वें भाव का खुद ही जो कस्पल सब लॉर्ड है वो अपने आप में शनि है, तो 11वें भाव से भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर 10th और 11th हाउस का वो राशि लॉर्ड भी हो गया, उसका राशि स्वामी भी 10वें भाव का और 11वें भाव का ये हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में, और यदि इसको हम दूसरे तरीके से भी देखें तो ये यहां पर इस कुंडली के अंदर यदि मैं जाकर देखूं, यदि इसको हम, हालांकि वैदिक यहां पे नहीं लगानी चाहिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखूं तो राशि कुंडली के अंदर ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया है 9वें और 10वें भाव का। तो 9वें 10वें भाव का स्वामी जो होता है वो अति योग कारक माना जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली है तो उस तरीके से भी देखूं तो ये एक अति योग कारक हो गया। हालांकि मैंने एक चीज कही थी कि केपी में हम इन चीजों को नहीं देखते कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन शुभ है, कौन अशुभ है, उसमें देखने का तरीका अलग है। पर भी ये हम एक माइंड में रख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो सैटर्न है उसका हर जगह पर इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, हर तरीके से वो स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो हर तरीके से बेटर रिजल्ट देगा इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, यदि शनि का जब भी पीरियड होगा, क्योंकि 10वें और 11वें भाव से पूरी तरीके से, हर तरीके से यहां पे सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो गया। 7वें भाव को भी देखेंगे हम। 7th हाउस को क्यों देखेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये पर्सन बिजनेस कर रहा है, तो 7th हाउस में जाकर भी हम देखते हैं। तो बिजनेस के लिए हमें मालूम है कि 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो प्लेनेट इंपॉर्टेंट होता है वो बुध या मरकरी होता है। अब यहां पर 7वें भाव पर भी जा रहे हैं हम, तो 7th हाउस में जैसे ही जाओगे तो उसका भी कस्पल सब लॉर्ड देखिए बुध है। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बुध हो गया। वो इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन का जो भी आपका कारोबार की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होगा, तो वो ये सारी चीज यहां पर इंडिकेट कर रहा है। तो अब क्या होगा, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये पर्सन हमारे पास आया तो हमने क्या प्रॉमिस देखा इसकी कुंडली के अंदर। ये जब भी आया, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में रिपीट करता हूं कि ये कुंडली मेरे पास आई, आपके पास आई। अब ये पर्सन मेरे पास जब भी आया, ये पूछना चाहता है कि भाई मैं क्या करूंगा, जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, या मेरा जॉब अच्छा रहेगा या बिजनेस अच्छा रहेगा। तो मैंने सबसे पहले इसके 10वें भाव को एनालाइज किया।
10वें भाव को जैसे भी एनालाइज किया वो आपके सामने मैंने बताया कि मैंने उसका सब लॉर्ड देखा 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, फिर उसका मैंने सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड देखा। वहां पर मैंने देखा कि 7वां भाव और 10वां और 11वां भाव नजर आ रहा है। तो मैं इस निष्कर्ष पर निकल चुका हूं कि इसको बिजनेस करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए। अब इसके बाद मैं केवल 10वें भाव पर नहीं रुक जाऊंगा, मैं देखूंगा कि 11th हाउस इसका क्या एक्चुअली सिग्निफाई कर रहा है। तो मैंने 11th हाउस में भाव में गया, तो वहां पर भी मैंने जाकर देखा इसका कस्पल सब लॉर्ड देखा, उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड देखा, तो वहां पे भी 10वां और 11वां भाव आ रहा है। तो वो हालांकि सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है, मगर वो ज्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है आपको लाभ को, बिजनेस में लाभ को। फिर इसके बाद ये भी यहाँ पर भी ऐसा नजर आ रहा है। फिर मैंने देखा शनि का भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इन सभी भावों में, और शनि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब आगे जाकर मैं देखता हूं और मैं इस चीज को कंफर्म करना चाहता हूं कि इस पर्सन को बिजनेस ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने 7th हाउस में गया मैं, और 7th हाउस में मैं देखूंगा कि यहाँ पर बुध का किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं जैसे ही जाके देखता हूं तो 7th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है खुद, वो भी बुध हो गया। तो ये आपको इस चीज को इंडिकेट करता है कि इसका बिजनेस की तरफ पूरा इंक्लिनेशन होगा इस पर्टिकुलर पर्सन का। इस तरीके से हम यहाँ पर बिजनेस का प्रॉमिस देख सकते हैं। अब आप में से जो भी कोई यहाँ तक अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। सर जैसे 6वें का नौकरी के लिए देखे तो उसका भी कस्पल सब लॉर्ड शनि ही हुआ। इसका 6 का कस्पल सब लॉर्ड शनि हुआ, ठीक है। नहीं, पर हमें एक्चुअली 10th हाउस देखना ना सबसे पहले। हाँ बराबर है, तो इसलिए हम दोनों बोल सकते हैं। नहीं, 10th में 6 आया नहीं, 10th में 6 नहीं आया ना। 10th हाउस का जो हमने प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस देखा उसमें हमारा 6 कहीं नहीं आया। अच्छा, तो इसलिए मैंने 6 नहीं देखा, उसमें 7th हाउस आ रहा है 10th में। जो प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस आ रहा है उसकी स्क्रिप्ट देखी, उसमें 7, 10, 11 आ रहा है। तो हमने 11 भी देखा, हमने 7 भी देखा, वो तीनों प्रोफेशन की तरफ, उसकी कारोबार की तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं। यदि 10th में 6 आ रहा होता तो फिर मैं उसको भी देखता, 6ठे भाव को भी। सर आपने बताया 10th कस्पल सब लॉर्ड देखना है। सर अगर सब लॉर्ड 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर 6-7 नहीं इंडिकेट कर रहे, अगर नक्षत्र लॉर्ड 6-10 इंडिकेट कर रहा है तो क्या करेंगे उस वक्त? हाँ, तो फिर 6 आ गया ना उसकी स्क्रिप्ट में। ओवरऑल तीनों को आप कंबाइन कर लो, तीनों में कंबाइन। अगर सर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ, मराठी में वगैरह ऐसा? नहीं, मराठी नहीं कर सकते आप, इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो। मराठी मुझे नहीं आती। ओके फाइन सर। सर आपने बताया 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर 10 का सब लॉर्ड अगर 6 और 7 अगर नहीं दिखा रहा है, लेकिन नक्षत्र लेवल पे और उसके सब लॉर्ड लेवल पे दिखा रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? हाँ, कि वो करेंगे यदि 6 आ रहा है तो हम कहेंगे जॉब करेगा। तीनों को कंबाइन कर दो आप एंड में, ओके फाइन, क्योंकि उसमें 10, 11 आना चाहिए। मगर 10th कस्पल सब लॉर्ड में यदि कुछ भी नहीं आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 10 आ रहा है, ना 11 आ रहा है, तो आप समझ लो कि उसको प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, आसानी से कोई काम मिलेगा नहीं। फिर से एक बार रिपीट करना सर। ऐसा है कि आपने 10th कस्पल सब लॉर्ड देखा, ठीक है। एक मिनट मैम, एक मिनट, एक जना पूछ लो आप, कोई बात नहीं, मैं सबको बताऊंगा कि 10th कस्पल सब लॉर्ड आपने देखा, और उस 10th कस्पल सब लॉर्ड के अंदर बाकी सब लोग प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें जब मैं बोल रहा हूं, तो इसको ऑफ रखें। तो 10th कस्पल सब लॉर्ड के अंदर यदि आपके उसमें प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी हाउस नहीं आ रहा है, 2, 6, 7, 10, 11 कुछ भी नहीं आ रहा है, तब आप समझिए कि उस पर्सन को प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ओके सर। जी आप पूछिए मैम। सब लोग राहु आ रहा नक्षत्र और वो दोनों ही राहु आ अब बाकी लोग एक्चुअली इसको ऑन कर गए, एक जना से ऑन कर गए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, जी आप पूछिए। 6th हाउस का कस्बल सब लोग राहु आ रहा है। नहीं, आप 6th हाउस पे क्यों गए पहले?
नौकरी के लिए? 10 पे जाओ ना पहले अच्छा, प्रोफेशन देखो ना आप कि क्या प्रोफेशन करेगा वो। ओके सर, ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, केवल 2 सात आने से? केवल 2-7 आने पे भी वो जो अपने जॉब के चांस हो, कारोबार के चांस होंगे, मगर थोड़ा कम होंगे, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि 10-11 नहीं आ रहा है भाई, हाँ, तो जिसमें देख उतना रहा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मगर होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया है ये सब हूँ जी। जी। पर अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो उसको कैसे लेंगे? नहीं, वो नहीं लेना हमने, तो वो लेना ही नहीं है। नहीं, अगर वो अंतर्दशा ना तो तब भी कुछ नहीं लेना। नहीं, वो बाद में जाके कंसीडर कर लेंगे, मगर स्क्रिप्ट में तो कहीं ना कहीं आना ही चाहिए अच्छा, ना। हाँ, स्क्रिप्ट में तो नहीं लेंगे वैसे। हाँ, बाद में कंसीडर कर लेंगे, उसके लॉर्ड को भी कर लेंगे हम, जब आप उसका देखोगे क्या करेगा, मगर वैसे आपको स्क्रिप्ट में उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मान लो 10th 11th हाउसेस प्लेनेट लेवल पे आ रहे हैं और नक्षत्र और सबलॉर्ड लेवल पे नहीं आ रहे हैं, तो उसको कंसीडर करेंगे? नहीं, कुछ तो आ रहा होगा ना वहां पे, कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है फिर भाई। 10th और 11th प्लेनेट लेवल पे आ गए और उसका नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड पे सेकंड आ गया है या 6th आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर केवल प्लेनेट लेवल पे 10 11 आ रहा है और सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड पे उससे रिलेटेड कोई भी नहीं आ रहा है, तो वो काम डिफिकल्ट हो जाएगा। एक करके प्लीज, जी। तीनों के आने चाहिए। हाँ, तीनों में आए तो वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया, कोई भी एक आ गया तीनों में से। 4 है ना, दूसरा भाव, छठा, 10वां, 11वां और 7वां, 5 चीजें होगी जो कि आपका उसका प्रोफेशन देखेंगी। अब सपोज प्लेनेट लेवल पे इनमें से 10 11 आ गया और नक्षत्र लेवल पे 2 आ गया और सब नक्षत्र लेवल पे 7 आ गया, तो हम कहेंगे वो करेगा कारोबार, कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर प्लेनेट लेवल पे तो आ गया आपका 10 भी आ गया, 6 भी आ गया, 11 भी आ गया, मगर नक्षत्र लेवल पे कुछ भी नहीं आ रहा है इनमें से, और सब नक्षत्र लेवल पे भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो काम होने वाला नहीं है आसानी से। उसके होने के केवल 30-40% चांस होंगे। एक न एक को उसको एक्चुअली सपोर्ट करना पड़ेगा, नक्षत्र को करना पड़ेगा या सब लॉर्ड को करना पड़ेगा। यदि वो दोनों ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उस काम के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होगा, पर चांसेस बहुत कम रिड्यूस हो जाएंगे। सर जैसे 7-12 या 6-12 का कॉम्बिनेशन है, तो दैट मीन्स होगा भी और छूटेगा भी, ऐसे माने? हाँ, आप उसको ऐसा है, देखो अब मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है कि केपी के अंदर आप क्या देख रहे हो उस पर फोकस करो बस। आप यदि देख रहे हो उसकी नौकरी लगेगी तो आप नौकरी वाले भाव पे फोकस करो, जब आप देख रहे हो इस पर ट्रबल आएगी तो ट्रबल वाले भाव पे आप फोकस करो। मतलब आप एक ही चीज को देखो, मगर 2 बार में देखो। पहले आप देखो इसकी नौकरी लगेगी या नहीं, तो आप नौकरी से रिलेटेड हाउसेस देख लिया आपने, अब वहां से अलग हट जाओ। अब आप देखो इसकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम से रिलेटेड हाउस की तरफ फोकस करो आप। सर नेगेशन किस स्टेप पे मानते हैं, नक्षत्र या सब लॉर्ड लेवल पे? हर जगह पे नेगेशन हो सकता है, हर जगह। हाँ जी। नेगेशन यदि आपका जो कस्पल जो सब लॉर्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, आपको मालूम है, और इसके बाद आपका नक्षत्र लॉर्ड होता है और प्लेनेट लॉर्ड सबसे वीक होता है इन तीनों में, तो आपका सब लॉर्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यदि वहां पे नेगेशन हो रहा है, और नेगेशन में भी आपको वही कंसीडर करके चलना है कि वो सब जगह नेगेशन है, तब आप उसे नेगेशन मानोगे, और एक आध जगह नेगेशन है तो आप उसे प्रॉब्लम मानोगे कि ये प्रॉब्लम आएगी और ये काम हो जाएगा, कंप्लीट नेगेट नहीं होगा। सर किसी एग्जांपल से नेक्स्ट क्लास में समझा देना है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, पर वो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी हम उतना आगे नहीं बढ़ सकते, एक एक करके चीज हम करेंगे। मैं जब भाव बताऊंगा आपको सबको बता देता हूँ, भाव में हम ये एक एक भाव में हम 2-2 3-3 क्लासेस लेंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा इवेंट होने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने अभी आपको नौकरी से रिलेटेड बताया कि आपका 2-6 कॉम्बिनेशन में भी लग जाएगी, और आपका 6-10 में भी लग जाएगी, 6-11 में भी लग जाएगी, 2-6-10 में भी लग जाएगी, और इसी तरीके से हम एक एक चीज की बात करेंगे। जी सर, एक आध क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ सर, पूछे सर। एक तो यह है कि जब शुरू में आपने पढ़ाया था कि जब ये भाव चार्ट बनता है तो कुछ राशियां गायब हो जाती हैं और कुछ राशियां रिपीट हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका कोई एप्लीकेशन होता है आगे?
नहीं, एप्लीकेशन ऐसा है ना, जब आप वो निकालते हो एक्चुअली, हम सिग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं ना, हाँ तो वहां पे वो सिग्निफिकेशन में एप्लीकेशन हुआ पड़ा है। जब हम ये 3 टेबल यूज कर रहे हैं ना, बनी बनाई, कि ये इस प्लेनेट का, ये आपका कस्पल पोजीशन की एक टेबल हम स्टडी कर रहे हैं, एक टेबल हम प्लेनेट पोजीशन की स्टडी कर रहे हैं, एक हाउस सिग्निफिकेशन की टेबल स्टडी कर रहे हैं, उसमें उनका यूज होने के बाद ये बनी है। तो जब आप ये टेबल पकड़ लेते हो तो आपको चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है किसी को भी। नंबर 1 ओके। नाउ नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में देखना है कि ट्रबल कहाँ से आने वाली है, तो उसके लिए फिर कौन सा हाउस एनालाइज सर करें? देखेंगे वो तो 8th हाउस भी है, वो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी आपको। राइट, थैंक यू सर। जी हेलो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर, जो 6th हाउस का सिग्निफिकेटर एक चार्ट में मंगल है, और उसका मतलब वो अनइंटेंडेड प्लेनेट है, वो किसी के नक्षत्र में नहीं है, सब लॉर्ड में नहीं है, तो उसका कुछ अलग सिग्निफिकेशन होगा क्या? हाँ होगा, वो आपको उस चीज पे अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है। अभी मैंने केवल आपको हाउस सिग्निफिकेशन, वो प्लेनेट सिग्निफिकेशन की बात की है। हाउस सिग्निफिकेशन की अभी तक हमने बात नहीं की है, वो हम इसके सेकंड उसमें लेंगे। ओके सर, नेक्स्ट इसी क्लास में लेंगे। सर एक्सक्यूज मी, जी जी सर 10th हाउस का कस्बा सब लोग बुध है, और उसका नक्षत्र और वो बुध और बुध है, और नक्षत्र कस्बा सब लोग बुध है, और नक्षत्र लॉर्ड भी बुध है, और उसका वो सब लोग पहले स्क्रिप्ट स्टार देखो लॉर्ड। ना मैडम, वो तो हम बाद में सेकेंडरी देखेंगे कौन है। पहले उसकी स्क्रिप्ट देखो ना, कौन कौन से भाव आ रहे हैं, हाँ 1 3 10 आ रहा है, और दूसरे में उसके सब लॉर्ड में उसका भी सब लोग, उसका भी बुध ही आ रहा है और गुरु आ रहा है। स्क्रिप्ट में भाव कौन से आ रहे हैं? कस्पल सब लॉर्ड में कौन से भाव आ रहे हैं? बुध आ रहा है। नहीं बुध नहीं, भाव बोल रहा हूं मैं। बुध 10th किन हाउस, हाउसेस का सिग्निफिकेटर है? 10th हाउस का सिग्निफिकेटर है। केवल 10 थोड़ी होगा, और भी तो हाउसेस होंगे उसमें। नहीं, उसमें गुरु आ रहा है, बुध आ रहा है, नहीं और नहीं, बुध का ही नक्षत्र है। आप मैडम समझ नहीं रहे, आप उसको करिए अलग तरीके से रहे। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मैं बताता हूँ आपको, देखिए सर एक क्वेश्चन। जी जी बोलें, आप बोलें, फिर मैडम को बताता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, ऐसा है, आपने प्रोमिज के लिए बताया, तो बिजनेस के लिए बताया, तो 7th प्राइम हाउस तो आ ही नहीं रहा किसी में। 7 आ तो रहा है? नहीं, इसमें जैसे अपन 7th का CSL देखेंगे, हाँ। उसमें तो 7th इज फॉर बिजनेस, तो उसमें 7th तो पे, उसमें एक्चुअली उसकी स्क्रिप्ट में उसका जो सब लॉर्ड है वो बुध है खुद। तो उसमें 7th तो कहीं दिखाई नहीं रहा ना बुध में भी। नहीं वो ठीक है, वो आपकी बात सही है कि हम 7th हाउस को जब एनालाइज करेंगे, मगर जब उसकी स्क्रिप्ट के अंदर 10th हाउस की स्क्रिप्ट के अंदर शनि आ जाए और 7th की स्क्रिप्ट के अंदर यदि बुध आ जाए, तो वो आपको एक तरीके का प्रॉमिस देते हैं एक्स्ट्रा। नहीं, लेकिन 6 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, तो सर्विस भी कर सकता है ना वो। नहीं वो आप 10 से देखोगे ना सर। नहीं, सर्विस के लिए अपन 6 हाउस देखेंगे ना, तो 6 का CSL जो आएगा उसमें 6 ही दिखाएगा ना। बुध का जो आपने देखा 7 में भी, तो उसमें मतलब 7 नहीं आके 6 आ रहा है, तो वो सर्विस भी कर सकता है ना। सर आप जो प्रोफेशन के लिए सबसे पहले हम 10th हाउस देखेंगे। अच्छा, प्रोफेशनली 10th ही देखेंगे। 10th ही है ना मेन हाउस तो। ठीक है, अब तो 10th 6 की स्क्रिप्ट, 10th की स्क्रिप्ट में जो आएंगे वो काम होगा। ठीक है, 6 7 नहीं आएंगे तो प्रोफेशन ही होगा। हाँ 6 आ जाता तो हम कहते हैं कि ये सर्विस करेगा। अब हम 6 को भी जाके देखते हैं, यदि उसके अंदर सैटर्न भी आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा एक वो देगा, उसको एज देगा। ये है सर। थैंक यू जी। ये मैम पूछ रही थी, वो बताता हूँ मैं, मेरा 1 मिनट। आप मैडम ये देखिए, आप इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे, आप प्लेनेट पे कर रहे हैं। 10th हाउस देखना है तो उसका प्लेनेट जो आ रहा है उसको, उसका आप ये देखिए कि सबसे पहले उसका स्टार लॉर्ड कौन है और उसका सब लॉर्ड कौन है। केवल यहाँ देख के मत रुकिए, फिर इनके हाउसेस देखिए इस प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल में जाके। जैसे शुक्र आ रहा है तो शुक्र किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है वो नोट करो आप। तो 11 को सिग्निफाई कर रहा है, 10th को सिग्निफाई कर रहा है, 10 11 को कर रहा है। फिर उसका जो स्टार लॉर्ड किन किन को कर रहा है? वो
बुध बुध को ही सिग्निफाई कर रहा है नहीं तो और गुरु को, बुध और गुरु को ही Houses सिग्निफाई, अपने ही नक्षत्र में बैठा, बुध बुध के नक्षत्र में बैठा है। नहीं, वो किन किन हाउसेस को ऐसे नंबर बताओ ना, कौन कौन से हाउसेस को? 3, 4, 5, 8, 12। 3, 4, 5, 8, 12 में तो कोई प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस नहीं आया ना। हाँ नहीं आया, 10 आ रहा है। और सब लॉर्ड 10 आ रहा है क्या? हाँ 10 आ रहा है। और सब लॉर्ड 1, 3, 10 आ रहा है। 1, 3, 10 आ रहा है ना, तो इसको डिफिकल्टी होगी, आसानी से नहीं मिलेगा। एक ही हाउस तो आ रहा है 10। हाँ हाँ एक ही हाउस आ रहा है। नहीं 11 भी आ रहा है शायद, आप कह रहे हो उसके सब लॉर्ड। नहीं 11 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 आ रहा है। 7 और 10 हो गए ना, तो ये ठीक है, जो वो करेगा बिजनेस करेगा। 7, 10 है तो हम उसको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बिजनेस करेगा, सर्विस तो नहीं करेगा, क्योंकि 6 हाउस तो आया नहीं इसकी स्क्रिप्ट में कहीं भी। ना नहीं आया सर। हाँ जी, नेक्स्ट मैम पूछिए। अगर सर प्लैनेटरी 10 का स्पर सब लॉर्ड अगर 4, 8, 11, 4, 8, 11 अगर दिखा रहे तो क्या समझेंगे सर? 11 तो हुआ ही ना उसमें। ओके, तो 11 हाँ 2, 6, 10, 11 ओके ठीक है। हाँ ठीक है सर, किसी के और डाउट्स हैं? ज्यादातर लोग तो छोड़ गए। सर कंक्लूड कर 2 10 था। आज का सेशन क्लोज करते हैं, 9:43 हो रहा है। हाँ सर ये जो आपने बताई थी वीडियो मिलेगी ना? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, आपको मिल रही है अभी तक सारी वीडियोस? हाँ जी, ये एग्जाम्पल वाली सर मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मिल जाएगी आपको।